मशीन लर्निंग का और प्रोजेक्ट बताएंगे ना जिसमें मैं काम करता हूँ, ऐसे ही कुछ स्टूडेंट्स के लिए लाया। मैम एनाकोंडा में ही जो जुपिटर है ना, तो इसमें आप बस छोटा छोटा मॉड्यूल सीखो ना एमएल का, उसी में इम्प्लीमेंट करना। हाँ, लाइब्रेरीज जो है ना साइकिट लर्न है। क्लस्टरिंग तो थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट हो जाएगा, क्लासिफिकेशन ज्यादा आसान है। क्लासिफिकेशन करूं? हाँ, क्लासिफिकेशन बहुत आसान है। मैं आपको कोड भी दिखा दूंगा, डाटा सेट भी दे दूंगा। आप जो ये है ना आइरिस डाटा सेट, वो ले लो, सबसे अच्छा है। और उस पे आप साइकिट लर्न लाइब्रेरी जो है, उसमें आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन मिल जाएगा, सारे रिग्रेशन एल्गोरिथम मिल जाएगा। बस कैसे ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट करना है, स्प्लिटिंग। मेरे को सर मेन यही सीखना है। हाँ, क्योंकि मुझको पहली बार मिला है ये पाइथन का मॉडल, तो स्टूडेंट को यही है तो अरे बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, हाँ ना, इसमें फायदा है सीखने से। रिसर्च पेपर में भी हेल्प मिलेगा। छोटा छोटा फाइंडिंग्स निकालते रहो और कुछ 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 पब्लिश करते रहो नए नए डेटा पे। इसमें मैं आपको हेल्प कर दूंगा। मैं कोड का एक फॉर्मेट दे दूंगा आपको, टेम्पलेट। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ऐसा होता है, वो मैं दे दूंगा। उसमें कुछ नहीं, आप डेटा सेट चेंज करो और हो जाएगा फिर बाकी सारा काम। तो आप मेरे को मेल कर देंगे क्या? हाँ, मैं मेल कर दूंगा। मैं मेल आईडी बता दूं अपना? आपने तो मेल किया हुआ एक बार ना मुझे, priya.sharma13 मैं कंफर्म कर लेता हूँ। प्रिया डॉट शर्मा। हाँ, priya.sharma13 हाँ, आपने वो कोड वाला एक भेजा है मेरे पास, ठीक है मैम, मैं भेजू।
Okay, so I will wait for 2 more minutes so that if anyone else would like to join. Okay, 15 only. और भी सारे बच्चे गायब हो गए, चलो। लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, मैं जस्ट लेट मी ओपन, बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट है अब यहाँ से। ये सब हम लोगों ने जितना पढ़ लिया ना, उसको ये ब्रश अप कर रहे हैं हम लोग, मतलब माइन्यूट डिटेल्स जो है that actually we are feeling now. Where we were, 2nd of December, we were talking about integer, and so let me copy that slide. Make it bold. Okay. Okay, so here we are. तो हम लोगों ने ये देखा था कि इंटीजर का साइज जो है वो 16 बिट का होता है ना? आई एम श्योर यू रिमेम्बर। और ये डिपेंड करता है कि मेरा कैसा कंपाइलर है, एंड तो 16 बिट का होने का मतलब 2 बाइट का मतलब 8 बिट्स। अगर सब जगह 1, सिंस हमारे पास 2 ही डिजिट है 0 और 1, तो सब जगह 0 रख देने से वो सबसे छोटा नंबर बन जाएगा, सब जगह 1 रख देने से वो सबसे बड़ा नंबर बन जाएगा, है ना? सबसे बड़ा नंबर जो था वो 64,000 समथिंग 787 और 878 कुछ ऐसा होता है। और ये भी हमने देखा कि इट मीन्स कि कंप्यूटर को सी प्रोग्रामिंग कंपाइलर जो है, इसको सबसे बड़ी गिनती अगर इंटीजर में आती है तो वो यही आती है। इससे बड़ा इंटीजर को वो हैंडल नहीं कर सकता है, चाहे कैसे भी जनरेट हो। चाहे आप एंटर कर रहे हो तो भी नहीं हैंडल कर पाएगा,
चाहे दो नंबर ऐड होके वो रिजल्ट आ रहा है जो इससे बाहर का है, तब भी हैंडल नहीं कर पाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? और let us realize this concept. So I think that would be more convenient for you people to correlate कि ऐसा हो रहा है really या नहीं हो रहा है। लेकिन सिंस हमारा जो अभी का कंपाइलर है ये क्या यूज कर रहा है, ये 4 बाइट का कंपाइलर है, ठीक है। तो ये उतने छोटे नंबर्स तो नहीं, लेकिन बड़े नंबर्स जब हम इसको बहुत बड़ा नंबर देंगे तो देखना ये हैंडल नहीं कर पाएगा। और एक्चुअली तुम भी वो नंबर कंप्यूट करके वेरीफाई नहीं कर सकते हो, इसलिए हो सकता है ये इतना वर्थफुल नहीं हो, लेकिन वी विल सी। इंटीजर रेंज, लेट्स सी, ठीक है। so what I am doing is defining, that is not required to write, as include, never forget to write this। जरूरी नहीं कि मांगे या नहीं मांगे, मगर इस पे लिखना नहीं छोड़ना है। एंड देन रिटर्न 0, ठीक है। ये पार्ट तो लिखेंगे ही। नाउ आई एम, व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम डिक्लेयरिंग एन इंटीजर a comma b and asking user to enter। so printf, मैं यूजर को मैसेज दूंगा enter value /n enter values and then we will scan। so we have to scan 2 value, तो 2 वैल्यू के लिए दोनों इंटीजर वैल्यू स्कैन करना है हमें। so we should say %d and %d और वैल्यूज को रख दो। a में स्कैन करना है, दूसरी वैल्यू b में स्कैन करना है। and then declare one more variable, say c and c equal to a plus b and print c printf c equal to %b ले लेते हैं, ठीक है। c प्रिंट कर देंगे और फिर से इसी काम को हम लोग रिपीट this work, but this time with a multiplication, ठीक है। so that we want to see, let's compile this program and I missing है, let's compile this time। सर लर्न नहीं करेगा, print print उस ब्रैकेट के उसमें नहीं है, अपोस्ट्रोफी में नहीं है। okay, हाँ ये यहाँ पे इसका कर गया था, कोई नहीं, just running values। मैं इसमें छोटी वैल्यूज रखता हूँ 3 4, तो आराम से निकाल दिया। 3 + 4 is 7, 3 × 4 is 12, good। but what if I give value 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so ये तो बहुत छोटी वैल्यू हो गई, 1 से स्टार्ट हो रही है ना। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और दूसरी वैल्यू 9 8 9 9 8 9 8 9 8 6 5 3। देखो इतने बड़े नंबर को अगर मैं इतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या इतना छोटा नंबर आएगा क्या? ये तो एडिशन भी नहीं कर पा रहा। देखो ये नंबर में अगर मैं इस नंबर को ऐड करूंगा तो इस नंबर से तो बड़ा ही कोई नंबर जनरेट होना चाहिए। आप देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा? यस ध्यान से देखो, मैं इसको बड़ा कर दूंगा। अभी बताओ, ये इस नंबर में अगर कुछ भी ऐड करे, सपोज ये नंबर ऐड किया तो इस नंबर से बड़ा नंबर जनरेट होना चाहिए, लेकिन ऐड करने पे क्या हो रहा है, इस नंबर से छोटा नंबर जनरेट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? और मल्टीप्लाई करने पे तो इससे बहुत बड़ा नंबर जनरेट होना चाहिए, लेकिन यही नंबर जनरेट कर पा रहा है। क्यों यही नंबर जनरेट कर पा रहा है? क्योंकि इसकी लिमिट बहुत कम है। गेटिंग माई पॉइंट? सर। हाँ बोलो। गॉट इट। Got it everyone? If you got Yes, sir.
Right, yes. Good. Tezman is saying yes. Jatin is ठीक है. सब yes बोल रहे. Reporting because you are not. Okay. ठीक है. Abhay is saying yes. Sama is yes. Aryan, Mitul, Manav. सर तो फिर अगर ज्यादा बड़े नंबर होंगे तो वो कैसे आएंगे? नहीं कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग में जनरली. आप उसके लिए कुछ कुछ टेक्निक्स हैं, थोड़ा थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े नंबर्स को हम ऐसे डील नहीं कर सकते हैं. जनरल डेटा टाइप से नहीं डील कर सकते हैं, इंट फ्लोट कैर से नहीं कर सकते हैं. इसके लिए ही हमारे पास आने वाले टाइम में कुछ और डेटा टाइप्स आएंगे. कभी कभी हम लोग एरे यूज करते हैं कुछ टाइम पे कुछ ऐसे ऐसे डेटा से डील करने के लिए. कभी स्ट्रिंग यूज करते हैं, और फिर भी बहुत मुश्किल होता है. मैंने खुद ऐसा एक्सपीरियंस किया हुआ है. वी हैव ए साइंटिफिक कंप्यूटिंग क्रिप्टोग्राफी प्रॉब्लम, एंड one mathematics research scholar, student of mathematics, he was a research scholar, and he was trying to implement the cryptography in C. तो उसने C में कोड लिखा हुआ था, and he came to me कि sir this is not working for me. And वो पाइथन या ऑल समझने के लिए रेडी नहीं था. He was demanding the solution in C only. So it was very difficult to do such kind of calculation जिसमें बहुत बड़े बड़े numbers generate होंगे. तो हमारा C वो हैंडल नहीं कर सकता, और यही C की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन. अगर तुम्हें करना है तो तुम्हें बहुत स्पेशल मैकेनिज्म्स यूज करने पड़ेंगे. तुम्हें मेमोरी समझना पड़ेगा, और दैट इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड. ठीक है. यही मैं कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हेन वी आर राइटिंग सी, अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों इवॉल्व हो रही है. क्यों? क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स है जिसको दूसरा लैंग्वेज ओवरकम कर रहा है, और वो पॉपुलर हो रहा है. बट फिर भी सी इसलिए यूज करें क्योंकि अभी तक इसका कोई स्पीड में कोई मैचिंग नहीं है. जतिन, हार्डवेयर लिमिट तो हार्डवेयर को ये इसका कंपाइलर कैसे यूज कर पाता है, इस लिमिट की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, कि ये हार्डवेयर को किस. सर हाँ बोलोगे तो. सर पाइथन इतने बिट का है? पाइथन कंपाइलर नहीं है, दैट इज एन इंटरप्रेटर. तो वो बहुत लार्ज नंबर्स को हैंडल करता है. ठीक है. ओके सर. कंपाइलर में डिफरेंस है ना. तो वो इंटरप्रेटर वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, ये पूरे प्रोग्राम को एज ए यूनिट एग्जीक्यूट करता है. इसलिए पाइथन का आप एक लाइन लिख के भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, नॉट एन इशू. जुपिटर नोटबुक अगर आपने देखा होगा तो यू विल गेट इट. पाइथन का एक लाइन भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, लेकिन सी में ऐसा नहीं है. जब तक पूरा प्रोग्राम नीचे अगर ये ब्रेसेस छोड़ दिया तो वी कैन नॉट कंपाइल दिस प्रोग्राम. Hussain is asking weird question. To make a programming language, which language do you establish it? To make a programming language, which language is used to? देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करने के लिए अगेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का ही इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन अब कोई पूछ सकता है कि जब पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे बना होगा, जब कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ही नहीं था. तो पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया गया असेंबली लैंग्वेज के थ्रू. अभी मैं बताऊंगा आज. देखो, ये क्लासेस इसलिए मैंने रखी है कि यू नो हाउ व्हाट इज प्रोग्रामिंग, यू नो हाउ टू राइट स्मॉल प्रोग्राम्स, बट यू नो डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली गोइंग ऑन आउट देयर. तो हुसैन का क्वेश्चन वैलिड है. इस क्वेश्चन पे मैं देखो मैं बता रहा अभी तुम्हें. मैं अगर एक सी प्रोग्रामिंग में एक प्रोग्राम लिखता हूं टू ऐड ए एंड बी एंड टू स्टोर इट इन ए सी. ठीक है. ध्यान से देखो, दिस ये तुम्हें कहीं ना तो बुक में मिलेगी, ना ही कोई वीडियो लेक्चर्स में मिलेगी.
इससे मैं लिखता हूँ ये हाई लेवल लैंग्वेज है। नहीं, मैं इसको ऐसा नहीं, बहुत इंट्यूटिव वे से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, जो हमारे सबसे ज्यादा फ्रेंडली है। इंग्लिश में वी विल से add two integer a and b and store the result in C। ठीक है, ये इंग्लिश में बोला गया। So this is very high level, very high level language, and that जो उतना high level language होता है उसको हम लोग बोलते हैं natural language। और यही काम हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है, हमें प्रोग्रामिंग लिखनी ही ना पड़े, हम जो इंग्लिश या इंग्लिश से ही वो समझ ले सारी बात। और हो भी रहा है आजकल ऐसा, है ना। आपका चैट बॉक्स, जो ऑटोमेटेड चैट बॉक्स है, वो सब ये सब काम कर रहा है। थोड़े दिन में अगर एआई सक्सेस हुआ तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इतना छोटा छोटा काम हमें करना नहीं पड़ेगा। वी जस्ट राइट द सेंटेंस, वो कर देगा खुद ब खुद। जैसे मैं तुम्हें बोलता हूँ ऐड एबी, तो तुम्हें कुछ बीच में कोई इंटरमीडिएट तो नहीं है ना, तुम डायरेक्ट इसको मेरे लैंग्वेज को समझते हो और इसको कर देते हो, बिकॉज यू आर गेटिंग माई लैंग्वेज। सिंस कंप्यूटर डू नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, तो फर्स्ट वी ट्राई टू कन्वर्ट इट। ठीक है, तो हम इसको किसी एक लैंग्वेज में लिखते हैं। ठीक, अब इस लैंग्वेज को, सपोज कंप्यूटर ये लैंग्वेज जानता है, मशीन लैंग्वेज, तो हम एक कन्वर्टर है, हम इस लैंग्वेज में लिखते हैं और ये कन्वर्टर जो है ये इसको इससे कन्वर्ट करता है। अब बोले इतना कॉम्प्लेक्स क्यों किया, डायरेक्ट बहुत सारी चीजें हैं। पहली बात कि मशीन लेवल लैंग्वेज में ही क्यों नहीं लिख सकते, ये बहुत डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है हम लास्ट में देखेंगे। अब बताए कि भाई इसकी क्या जरूरत है, क्यों नहीं कंप्यूटर सी को ही समझ लेता है, और हम सी में ही क्यों लिखते हैं अगर कन्वर्टर ही लगाना था तो। ध्यान देने वाली बात यह है कि सी, ये कन्वर्टर जो है ये भी एक प्रोग्राम है, और ये प्रोग्राम डायरेक्टली हमारे लैंग्वेज को समझ नहीं सकता है, इसको नहीं समझ सकता है, तो डायरेक्टली इस लैंग्वेज से वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं कर सकता। इसलिए हमें भी एफर्ट लगाना पड़ता है, अपने जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो टेक्स्ट है इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है उस फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट को ये कन्वर्टर समझ सके, ये ट्रांसलेटर समझ सके। अब जाके ये ट्रांसलेटर जो है वो इसे रीड कर सकता है, एंड देन ही इज कन्वर्टिंग द टेक्स्ट इनटू मशीन लेवल कोड। ये बात समझ में आई सबको? Yes, sir. एवरीवन, मैं सबसे पूछ रहा Yes, sir. Yes, sir. हूँ। यस सर। ये इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो अभी ये बात हमें समझ में आ गई कि हम सी में क्यों लिखते हैं। क्यों? क्योंकि जो कन्वर्टर है, जो कोई भी प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, वो मेरी लैंग्वेज नहीं समझ सकता है, तो वो जो लैंग्वेज समझेगा पहले उसमें लिखते हैं। अब ये लैंग्वेज हमारे बहुत नजदीक है, हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये लिखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं। ये इतना तक एफर्ट हम लगा सकते हैं, दिस इज इजियर रादर देन दिस। इसलिए हम लोग इसमें लिखते हैं और इसको कन्वर्टर को दे देते हैं। कन्वर्टर का एक स्टैटिक प्रोग्राम किसी ने लिख के रख दिया हुआ है, वो बोलता है कि तुम अगर ऐसा लिख के दोगे तो मैं इसे आसानी से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर। तो वो जो अभी इंग्लिश का सेंटेंस था, इंग्लिश के सेंटेंस को पहले हम लोग इस सी में लिखते हैं, एंड वी से इट include stdio.h int main, sorry, suppose a equal to 5, b equal to 6, equal to a plus b, return 0। तो मैं ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को स्किप कर रहा है, ये सब पार्ट में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस इस पार्ट में इंटरेस्ट है। ठीक है, ये जो कैलकुलेशन पार्ट है, मैं बस कैलकुलेशन पार्ट को ही आगे ले जाऊंगा, इस पार्ट को भूल जाते हैं क्योंकि ये तो फिक्स है, स्टैटिक है, ये हर प्रोग्राम में बदलता है। तब सी में इसको ऐसे लिख रहे हैं, है ना। अब अगर हम इसी कोड को सी में कितना लाइन लग रहा है, एक लाइन, दो लाइन और तीन लाइन। ठीक है, तीन लाइन, 3 लाइन्स इट इज टेकिंग टू राइट दिस कोड, और एक और लाइन हो सकता है जस्ट जिसमें हम इसको डिक्लेयर करें एंड ऑल। अभी मैं इसी प्रोग्राम को एक दूसरी लैंग्वेज में लिखता हूँ। कैसे लैंग्वेज में लिखता हूँ? एक्चुअली जब कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं था तब हम लोग लिखते थे असेंबली।
असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज क्या है? असेंबली लैंग्वेज वही लिख सकता है जिसको हार्डवेयर का नॉलेज हो। हार्डवेयर का नॉलेज ही नहीं, मतलब जिस कंप्यूटर पे वो लिख रहा है उस कंप्यूटर में क्या हार्डवेयर है उसका नॉलेज हो, वही असेंबली लैंग्वेज में अपनी कोई भी प्रोग्राम लिख सकता है। हम लोगों को हार्डवेयर का चिंता नहीं करना होता है ना, वी जस्ट राइट आवर प्रोग्राम, डोंट वरी अबाउट कि क्या हार्डवेयर है, कितना मेमोरी है, कौन सा मेमोरी है। अब हार्डवेयर जब मैं कह रहा हूँ तो मैं क्या क्या बात बोल रहा हूँ? जब मैं हार्डवेयर की बात बोल रहा हूँ तो मैं इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो आपका प्रोसेसर है उसकी भी बात कर रहा हूँ, एंड देन आई एम टॉकिंग अबाउट आवर रैम आल्सो, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको इन जनरल टर्म में मेमोरी बोलते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की नॉलेज इसलिए जरूरी है क्योंकि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका जो है, जैसे आपका i5 है, i7 है, जो भी प्रोसेसर है, इसमें काम क्या होता है? काम बस दो ही होता है, या तो अरिथमेटिक्स होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, या लॉजिकल ऑपरेशन होता है। यही सारे काम होते हैं और कोई काम नहीं होता। सारे काम को इस पे रिड्यूस कर दिया जाता है। जब मैं बोलता हूँ कि रिड्यूस कर दिया जाता है तो मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ, देन यू विल अंडरस्टैंड। मैंने कहा 5 + 6, क्लियर? ओके, वी विल यूज एडिशन। अब मैं बोल रहा हूं सब्ट्रैक्शन को यूज करना है मुझे, ठीक है? मैं बोल रहा 5 - 6, मैं इसको कन्वर्ट क्या कर दूंगा? 5 + -6, these are two number, add it. So we have converted it to addition problem. Now we have multiplication, 5 multiplied by 2 or 3, ठीक है? So I can again reduce it to addition. Now division, डिवीजन को क्या किया जा सकता है? 5/3, 5/3 को किस में रिड्यूस किया जा सकता है? सब्ट्रैक्शन में। किसको किसको नहीं पता है? अच्छा एक बात बताओ कि क्लास 6 का मैथ पढ़ा कि नहीं तुमने? कितने बच्चों ने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी? पढ़ी है सर। पढ़ी है ना? पढ़ी है सर। तो क्लास 6 को नहीं ठीक से पढ़ा था क्या? तब सोचा नहीं होगा कि ये सवाल ग्रेजुएशन। यस सर। तो कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई चीज डिविजिबल है? बहुत बहुत अच्छा है। आप क्लास 8 की एनसीईआरटी फ्री बुक है, ऑनलाइन पीडीएफ अवेलेबल है। क्लास 6 और 7 ऐसा ही कुछ में होगा। अब देखो, मैं बोलता हूं 8 डिवाइडेड बाई 2 या फिर 8 डिवाइड्स 3, क्या होता है? एक्चुअली सब्ट्रैक्शन, इससे हम सब्ट्रैक्शन में रिड्यूस कर सकते हैं। तब तक 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते चलो जब तक 0 नहीं आ जाता, ठीक है? 0 आ गया ना? कितनी बार सब्ट्रैक्शन हुआ? 4 बार, 4 times, 1 2 3 4, it means 8 divided 2 is equal to 4. Getting my point? सर यस सर। अभी 8 - 3 करते चलो तो आएगा 5, -3 करो आएगा 2। अब इसमें से माइनस होगा, that means we can say कि we cannot divide, ये टोटली डिवाइडेड डिविजिबल नहीं है। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक है। अब इट मींस कि डिवीजन को रिड्यूस किया जा सकता है सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन को फर्दर रिड्यूस किया जा सकता है एडिशन में। अब आते हैं पावर, 2 का पावर 3 मीनिंग 2 multiplied by 2 है ना? अब वी नो कि मल्टीप्लिकेशन को किस पे रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग? फिर से एडिशन में। तो देखो तो एडिशन के अलावा कोई ऑपरेशन बचा है क्या? सारा काम एडिशन के थ्रू होता है, ठीक है? और आपके कंप्यूटर को कंप्यूटर क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि ये कंप्यूट करता है। सी दीज आर स्टोरीज, ऐसे मुझे रोक दिया करो, मैं बहुत लंबा खींच दूंगा। एनीवे, आज बार देख, कंप्यूटर इज टू कंप्यूट। कंप्यूट क्या? जो मैथमेटिक्स करते हैं। तो इसके अंदर एक जो इसका सीपीयू होता है ना, सीपीयू के अंदर एक यूनिट होती है,
जिसको हम लोग बोलते हैं ALU। इसका मतलब है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। लॉजिक यूनिट। ये तुम लोग 10th-12th में पढ़ा भी हो, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब यही इसका काम क्या है, सारे अर्थमेटिक्स करना, जितने भी अर्थमेटिक्स होंगे। तो इसमें 2 इनपुट आता है और इससे एक आउटपुट जाता है। और जितने भी अर्थमेटिक्स ऑपरेशन है, लॉजिकल ऑपरेशन है, सबको 2 इनपुट चाहिए, एक आउटपुट चाहिए। अब ये जो 2 इनपुट इसको मिलता है ना, ये 2 इनपुट कहाँ से मिलता है? क्योंकि डेटा तो हमारा कहाँ स्टोर्ड है, डेटा इज स्टोर्ड इन रैम, और रैम तो कहीं दूसरी जगह लगा होता है और सीपीयू कहीं और होता है। समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। है ना? सर पर वो दोनों होते तो एक ही चीज पे ना, मदरबोर्ड। नहीं, मदरबोर्ड पे होते हैं ना, लेकिन है तो 2 अलग अलग फिजिकल डिवाइस, हाँ है ना? तो अगर इस अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को डाटा यहां से उठाना पड़े तो यहाँ, और वायर क्या है हमारे पास, एक ही वायर है, और यहाँ से डाटा उठाना भी है और इस डेटा को यहाँ से यहाँ सेंड भी करना है। यही चीज तुम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ेगा कि ये काम इफिशिएंटली कैसे होता है, कैसे साइमल्टेनियसली तुम्हारा, तुम गौर करते हो कि ये तुम्हें इतना आसान काम लगता है? एक सीपीयू एक बार में एक ही प्रोसेस को रन कर सकता है, एक ही काम कर सकता है, लेकिन अभी मेरे सिस्टम में कितना प्रोसेस रन हो रहा है? सबसे ऊपर। देखता हूं मैं कितना प्रोसेस रन हो रहा है। ये देखो प्रोसेस, कितने प्रोसेस रन हो रहा है, ये ढेर सारा, 50 60 70 100 से ज्यादा प्रोसेस रन हो रहा है। क्यों, कैसे? काम तो एक ही कर सकता है, ये एक प्रोसेस एक टाइम में कर सकता है, लेकिन इतने सारे काम कैसे कर लेता है? क्योंकि एक्सचेंज करता है बहुत तेजी से ये, और यही स्पीड जो है, एक्सचेंज करने का स्पीड, इसी पे सीपीयू की स्पीड वेरी करती है, और यही चीज आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ोगे, ठीक है? मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से ये अगर डेटा लाएगा और यहाँ पे भेजेगा, तो ये वायर जो इस दोनों से कनेक्टेड है, ये हमेशा बिजी रह जाएगा, और लाने में ही फिर इस डेटा को करेगा। तब तुम्हारा अगर इस टाइप का पीसी पहले यूज होता था, इसको अगर हम लोग यूज करते हैं तो हमारा पीसी बहुत ही स्लो हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ इंटेलिजेंट मैकेनिज्म बनाए गए, नए नए प्रोसेसर्स बनाए गए। नए नए प्रोसेसर्स में क्या किया गया, कुछ टेम्पररी मेमोरी यहाँ भी बन रखा गया, छोटा छोटा मेमोरी, ठीक है, छोटा छोटा मेमोरी है यहाँ पे, और इस मेमोरी को बोलता है रजिस्टर्स। जनरली 8 10 या 16 ऐसे रजिस्टर्स होते हैं। कुछ रजिस्टर होते हैं जो खास पर्पस के लिए यूज होते हैं, जैसे एक प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर होता है, जिसका काम होता है कि अभी रैम में कौन से पोजीशन पे हम एग्जीक्यूशन चल रहा है, तो वो इस लोकेशन का एड्रेस रखता रहता है, पॉइंटर टाइप का। एक होता है जो ये रखता है कि अभी जो प्रोग्राम रन हो रहा है उसका वो कितना कितना बड़ा प्रोग्राम है, तो वो इसको रखता है। अगला प्रोग्राम कौन सा आने वाला है, तो वो रखने के लिए एक अलग रजिस्टर होता है। और इस दोनों को जो चाहिए वैल्यूज, ये पहले से सीपीयू क्या करता है, इसमें लाके रख लेता है, यहाँ से जो वैल्यू चाहिए, और ये जो वैल्यू निकलता है यहाँ से, इस वैल्यू को एक अलग से रजिस्टर्स में रखा जाता है, कि जब भी ये खाली होगा वायर, तुरंत इस वैल्यू को ट्रांसफर कर देंगे। तो ये रजिस्टर्स होते हैं। ये बात समझ में आ रही है तुम लोग की? रजिस्टर्स एक खास टाइप का मेमोरी है, ये बहुत छोटा मेमोरी है, और ये सिलिकॉन से बनाया जाता है, बहुत फास्ट मेमोरी होता है। रैम जो है ये सबसे फास्टेस्ट अगर मेमोरी, तो अब हमारे कंप्यूटर में कितने टाइप की मेमोरी होगी, खत्म हो रहा है लगता है, एनीवे। तो हमारे कंप्यूटर में मेमोरी क्या क्या होता हो गया, ध्यान से देखो। एक तो तुम्हारा हार्ड डिस्क है, HDD, SSD। SSD, इसके साथ HDD के साथ साथ मान के चलो SSD होता है। इसके बाद तुम्हारा रैम, ठीक है, रैम के बाद हमारा कैच होता है, और कैच के बाद हमारा रजिस्टर्स होता है। इसके अलावा भी कुछ होते हैं, जैसे रोम होता है, देयर आर सम अदर्स टाइप ऑफ, ये सारे मेमोरीज, इतने रोम और एचडी सेम तो हुआ।
नहीं, दोनों सेम नहीं हुआ। एक बात बताओ, जब तुम्हारा कंप्यूटर बंद होता है तो ओपन कैसे हो जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ोगे कि ओपन कैसे होता है। तुम्हारे कंप्यूटर में एक रोम होता है, रोम में एक सबसे छोटा मेमोरी होता है और उसमें जो प्रोग्राम लिखा रहता है उसको कोई इरेज नहीं कर सकता है, जनरली नॉन इरेजेबल होता है। जब बटन प्रेस करना है तो सबसे पहले पावर उस रोम में जाता है, और रोम क्या करता है, हार्ड डिस्क का वो पोर्शन, सी ड्राइव का वो पोर्शन जहां पे कंप्यूटर को स्टार्ट करने का कोड रखा हुआ है, उसको उठा के यहां से रैम में लाके रख देता है। ठीक है, तुम लोगों ने प्रोसेस के बारे में पढ़ा होगा ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस सर। क्या बोलते हैं, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। जब तक कोई भी प्रोग्राम रैम में नहीं आएगा तब तक वो प्रोसेस नहीं बनेगा, प्रोसेस नहीं बनेगा तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। वीएलसी का प्रोग्राम, वीएलसी मीडिया प्लेयर मेरे कंप्यूटर में है अभी, लेकिन प्रोसेसेस में नहीं दिख रहा है, तुम गौर करोगे। लेट मी शो यू। क्या आएगा, टास्क मैनेजर है ना, तो इसमें देख लो कहीं भी वीएलसी मीडिया प्लेयर नहीं दिखेगा। नो वेरी कन्फाइंड, क्यों? क्योंकि अभी जो उसका प्रोग्राम है वो रखा हुआ है हार्ड डिस्क में, मेरे सी ड्राइव में कहीं पे है। इफ आई कैन ओपन माय सी ड्राइव, तो सी ड्राइव में मेरे प्रोग्राम फाइल्स में कहीं ना कहीं मीडिया प्लेयर होगा, वीडियो लैन करके कुछ होता है उसका, नॉट दिस, इट मे बी इन दिस फोल्डर। सब और सब प्रीवियस वाले फोल्डर में था वीडियो लैन करके। है ना, यहाँ पे वीएलसी मीडिया प्लेयर है मेरा, हार्ड डिस्क में सेव है, लेकिन प्रोसेस में दिखा रहा है क्या? नहीं दिखा रहा। ये कब दिखेगा? जब मैं वीएलसी को ओपन करूंगा। अब जब मैंने इसे ओपन कर दिया, अब तुम अगर इसको ध्यान से देखोगे तो यू विल फाइंड, देखो यहाँ पे आ गया नहीं, क्या हुआ, जब मैंने आइकन को क्लिक किया इस सॉफ्टवेयर को, तो ये सॉफ्टवेयर लोड हुआ मेरे रैम में, ये हार्ड डिस्क में जो था ये लोड हुआ मेरे रैम में, और जब मेरे रैम में लोड हुआ तब ये रन करना स्टार्ट। तो जब तक कोई भी प्रोग्राम, जब कोई भी कोड, ये है ना, ये सारा कोड है वीएलसी का, यहाँ पे इतना सारा फोल्डर में कोड रखा हुआ वीएलसी का, कैसे चलेगा नहीं चलेगा एक्सेट्रा सब कुछ रखा हुआ है। ठीक, तो जब तक ये प्रोग्राम सी ड्राइव में है, इसको जब तक मैंने डबल क्लिक करके जब तक ये रैम में नहीं आएगा तब तक ये प्रोग्राम रन नहीं होगा, तो मतलब ये प्रोसेस नहीं बनेगा। रन होने का मतलब कि प्रोसेस बन जाएगा, तब तक ही नहीं हो सकता, हो सकता है एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसी तरह जब तुम्हारा कंप्यूटर खुलता है तो खुलने के लिए जितने भी इंस्ट्रक्शन है वो तो हार्ड डिस्क में सी ड्राइव में रखे हुए, तो जब इंस्टॉल तो सी ड्राइव में कर रहे हो ना, तो वो इंस्ट्रक्शन का जो पहला एड्रेस है वो कैसे पता चलेगा? तो रोम क्या करता है, इस पहले एड्रेस को यहाँ से उठाता है और उसको उठा के आपके रैम में रख देता है। अब जब भी वो प्रोग्राम रैम में गया, अब वो एग्जीक्यूट होने लगता है और धीरे धीरे आपका कंप्यूटर खुलता है। और धीरे धीरे क्यों खुलता है? क्योंकि ये पहला बस एड्रेस को ला के रखता है। अब पहला एड्रेस अपने अगले एड्रेस को बुलाता है, एक्सचेंज करता है, फिर अगले एड्रेस को बुलाता है, ऐसे करके ट्रांजेक्शन चलता है यहाँ से यहाँ तक हार्ड डिस्क और रैम के बीच। इसलिए आपका कंप्यूटर धीरे धीरे बूट होता है, पहला दूसरा तीसरा, ग्राफिक्स, लॉग इन स्क्रीन, ऐसे ऐसे करके खुलता है। दैट इज व्हाट द बूटिंग टाइम इज। तो यही काम हमारे पास भी हमारे प्रोग्राम्स का हो रहा है। तो हार्ड डिस्क, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हार्ड डिस्क में हमारा प्रोग्राम रहता है, यहाँ से चीजें रैम में आती हैं, रैम से चीजें कैच में होती हैं, कैच का भी यूज आप वहां पढ़ोगे, और कैच से जो करंट में अभी जो तुरंत में जो एग्जीक्यूट करना है वो रजिस्टर्स में होता है। अभी तो टाइम आज खत्म हो गया, मैं अगले लेक्चर्स में बताऊंगा कि ये रजिस्टर्स में होने के कारण, अब जब तो हमें हार्डवेयर का नॉलेज हो गया ना थोड़ा सा, रजिस्टर हम समझ गए कि रजिस्टर क्या होता है, ठीक, और एक कंप्यूटर में ढेर सारा रजिस्टर होता है, ये भी हम समझ गए। तो अब हम अगले क्लास में देखेंगे कि कैसे ये प्रोग्राम कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग? यस सर ओके। यस सर। सर, तो रोम भी जीबी एमबी में होता है ना, नहीं, उससे भी कम होता है। बी में माइनर बहुत छोटा होता है, केबी एमबी में। ये भी बाइट में होता होगा। इसलिए एमबी में होता है। बस लैपटॉप खरीदोगे तो यू कैन सी द स्पेसिफिकेशन। सर वही तो बोल रहा था मैं, रोम जैसे लिखा रहता है 256 GB या 1 TB ऐसा कुछ रहता है, हो ही नहीं सकता। तो वो दोनों सेम।
ये रो मतलब अगर एसडीडी होगा